हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसके अंदर पढ़ रहे थे हम गुप्त काल में जो व्यापार और उद्योग थे वो पढ़ा था हमने। किस प्रकार उनका आंतरिक और विदेशी व्यापार था। उससे पूर्व में पढ़ा था हमने श्रेणी संगठन पढ़े थे, उद्योग, पशुपालन, कृषि, आर्थिक जीवन के अंदर पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था लास्ट में कि किस प्रकार भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत व अरब, ईरान तथा बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था, लाए जाते थे वहाँ से। और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन व पश्चिम से ताम्रलिप्ति, भाड़ोच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत, नील का निर्यात एवं धातु, चीना शंकु, घोड़ों आदि का भी आयात किया जाता था। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्व के स्रोत, यानी कि जो राज्य की आय का माध्यम था उसके स्रोत कौन कौन से थे, उसके आय के तत्व कौन कौन से थे, आय के माध्यम क्या क्या थे और किस प्रकार से जो राजा था वो विभिन्न प्रकार से अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के सफल संचालन के लिए कर वसूलता था, उसका आज हम वर्णन करेंगे। तो पढ़ते हैं, गुप्त काल में भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व यानी कि भूमि से प्राप्त होने वाला जो राजस्व था, आय थी, वो राजकीय आय का, वो सरकारी आय का प्रमुख स्रोत था। यानी सरकारी आय का मतलब है उनके राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। साहित्य में निम्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है और साहित्य के अंदर निम्न प्रकार के करों का उल्लेख भी मिलता है, वर्णन भी मिलता है। तो उसमें सबसे पहला था भाग है, भोग है, ऊपरी कर और उद्रंग है। ये लगभग भूमि से, फूल फलों से, सब्जियों से आदि से प्राप्त होने वाले कर थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग की। तो भाग राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा, यानी कि राजा को जो भाग नामक कर प्राप्त होता था, आय प्राप्त होती थी, वो भूमि के उत्पादन से प्राप्त होती थी। और भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग यानी कि 6वां हिस्सा वो राजा को दे दिया जाता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में। दूसरा है भोग। राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। राजा को प्रतिदिन, रोजाना किसके माध्यम से, फल फूल और सब्जियों के रूप में जो दिया जाने वाला कर था वो भोग नाम से जाना जाता था। आगे है ऊपरी कर एवं उद्रंग। ऊपरी कर और उद्रंग ये एक प्रकार के भूमि कर थे। ये भी एक प्रकार के भूमि के कर थे। और गुप्त काल में भूमि कर की अदायगी नकद, जिसको हिरण्य के नाम से जानते हैं, नकद को हिरण्य के नाम से जाने जाते हैं, वह अन्न जिसको किस नाम से, मेय, दोनों रूपों में की जा सकती थी। इस समय भूमि, रत्न, खाने
एवं नमक आदि राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे। और जो भू राजस्व था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था, और जो भू राजस्व था वो कुल उत्पादन का कितना 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। यानी कि कई बार चौथा हिस्सा और कई बार छठा हिस्सा भी वसूला जाता था। गुप्त काल को जो गुप्त काल था वो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान ने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक जो सहनशीलता थी, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव तथा प्याज लहसुन के असेवन का उल्लेख किया। यानी कि प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता था। जो समाज में अपराधी प्रवृत्ति की न्यूनता, समाज में जो अपराध प्रवृत्ति थी उसकी न्यूनता, संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसक तथा सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जिन भावनाओं को जनता में पल्वित करने हेतु मौर्य सम्राट अशोक को उपदेश देना पड़ा वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। मौर्यों के पश्चात पहली बार राजनीतिक एकता एवं सुव्यवस्था स्थापित हुई। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, उद्योग व व्यापार प्रोन्नत थे। इस युग की कला में आध्यात्मिकता, शालीनता व भारतीयता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अजंता बाग के गुहा चित्र, देवगढ़, भीतरी गांव आदि के मंदिर, विष्णु बुद्ध महावीर की मूर्तियाँ आदि इस युग की कला के चरमोत्कर्ष के द्योतक हैं, निर्देशक हैं। यानी कि इस कला में, इस समय में जो कला थी वो अपने शीर्ष स्थान पर थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी। जो सामाजिक समृद्धि एवं सौहार्द का प्रतीक है, साहित्य में कालिदास, हरिशेन, विष्णु शर्मा आदि ने उच्च कोटि की रचनाएं की। आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, नागार्जुन आदि ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास किया तथा भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार प्रसार भी गुप्त काल में हुआ था। निसंदेह गुप्त युग कला, वास्तु, मूर्ति, शिल्प, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अवतरण, पलवन और मुद्रा प्रसारण में समग्र रूप से प्रगति का युग था। राजनीतिक एकता, प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, संस्कृत साहित्य की प्रगति, सभी ललित कलाओं की उन्नति, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के कारण भारतीय इतिहास में गुप्त काल का स्थान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही ऊंचा है। इन कार्यों के लिए निसंदेह गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। यानी कि इन सभी कारणों से जो भारतीय इतिहास में जो गुप्त काल है उसका जो स्थान बड़ा ही श्रेष्ठ है। इन कार्यों के लिए निसंदेह गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। श्री अरविंद ने लिखा है कि भारत ने अपने इतिहास में अपने जीवन शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्वित होते हुए कभी नहीं देखा। आगे है फाहियान का भारत वर्णन। फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत आया और उसने भारत का भ्रमण किया, उसकी संस्कृति का वर्णन किया। चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 तक भारत का भ्रमण किया था। उसने भारत की आर्थिक,
धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था। सामान्यतया जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। अस्पृश्यता विद्यमान थी, परंतु आम जनता का जीवन सादा व अहिंसक था। अस्पृश्यता वाली व्यवस्था थी, विद्यमान थी, परंतु फिर भी जो आम जनता का जीवन था वो बड़ा सादा और अहिंसक था। बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नति की ओर था, जबकि अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्ता खो रहा था, अपने महत्व को खो रहा था। समाज में जो धार्मिक समानता थी वह विद्यमान थी, यानी कि धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उस समय नहीं होता था। ब्राह्मण धर्म भी उन्नत अवस्था में था। प्रजादान धर्म, पाप पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। प्रजा बहुत ही सुखी थी। करों का बोझ अधिक नहीं था। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। अपराध बहुत ही कम थे, यानी कि नगण्य थे। चोरों व डाकुओं का भय नहीं था, यानी कि किसी प्रकार की चोरी और डाके का भय नहीं था। राज्य प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था। राजा यानी कि राजा प्रजा के निजी विषय थे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करता था, यानी कि इंटरफेयर नहीं करता था। कहने का मतलब ये है। प्रसिद्ध नगर श्रावस्ती, वैशाली, कौशंबी उजड़ने लगे। ये जो प्रसिद्ध नगर थे भाई, श्रावस्ती, वैशाली, कौशंबी, ये उजड़ने लगे तथा उनके स्थान पर व्यापारिक नगर उज्जैन, कनौज आदि समृद्ध हो गए, मजबूत हो गए और व्यापार भी कैसा हुआ? उन्नत था, भी उन्नत हुआ। मुख्यतः कौड़ियाँ एवं वस्तुएं विनिमय का आधार थी। कौड़ियाँ यानी कि उस समय ये मुद्रा के रूप में चलती थी। कौड़ियाँ और वस्तुएं वो विनिमय का आधार थी, यानी कि वस्तु विनिमय खूब चलता था। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना वो वस्तु विनिमय कहलाता है, और वस्तु के बदले पैसे देना वो मुद्रा विनिमय कहलाता है। पाटलिपुत्र के निवासी संपन्न थे। जो पाटलिपुत्र मुख्य नगर था, यहाँ के लोग बड़े संपन्न थे, अमीर थे। दान देने व जनहित कार्य के लिए तैयार रहते थे। दान देने और जनता के हित के लिए कोई कार्य करना होता था तो इसके लिए वो सदैव ही बड़े तैयार रहते थे, बड़े तत्पर रहते थे। आगे है हर्षकालीन भारत। जो हर्ष के काल का, हर्ष के समय का जो भारत है उसकी चर्चा है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात, गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ, उसके पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में, हरियाणा में कोई स्थान है थानेश्वर में, पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। यानी कि हर्षकालीन भारत था जो गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूमि वंश की स्थापना हुई। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। उसके पश्चात हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। वह 647 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था और उसके पश्चात हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना और 647 ईस्वी तक उसने क्या किया? शासन किया, राज किया। और हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। कनौज नाम का स्थान था जो बड़ा ही आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था और उसी को उसने अपनी राजधानी के रूप में नियुक्त किया, अर्थात राजधानी बनाया। आगे है हर्ष की विजय और उसके साम्राज्य का विस्तार।
हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों, हर्षचरित तथा ह्वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के जो साम्राज्य की वास्तविक जानकारी है वो उसके अभिलेखों, हर्षचरित तथा ह्वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की। हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की और साम्राज्य का विस्तार भी किया, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार है, अपने साम्राज्य का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया। ह्वेनसांग उसके पंच भारत की विजय का उल्लेख करता है। ह्वेनसांग उसके पंच भारत की विजय का उल्लेख करता है। हर्ष 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध कार्यवाही की। उस समय शशांक वहाँ का शासक था। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया, जिससे गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया। हर्ष ने 630 ईस्वी से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को क्या किया, पराजित किया, जो चालुक्यों से युद्ध का पूर्व चरण था। बाद में हर्ष ने वल्लभी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया, सहारा लिया। दोनों राजाओं की सीमाएं निकट होने के कारण उनके बीच युद्ध को अनिवार्य बना दिया। यह युद्ध लगभग संभवतः 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ। ह्वेनसांग तथा पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति इस युद्ध में हर्ष की असफलता का उल्लेख करती है, यानी कि हर्ष इसमें असफल हुआ, यानी कि हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। हर्ष अपने पूर्वी भारत के अभियानों में सफल रहा। चीनी लेखक मा तुआन लिन जो 661 ईस्वी में हर्ष को मगध नरेश बताता है, संभवतः हर्ष व कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के गठजोड़ ने बंगाल एवं पूर्वी भारत को क्या कर लिया, विजित किया, अर्थात जीता। 640 ईस्वी के आसपास ओडू, कांगोंद एवं कलिंग पर विजय प्राप्त कर उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की तथा हर्ष ने उड़ीसा विजय के बाद बौद्ध सभा बुलाई। इसकी पुष्टि चीनी विवरण द्वारा होती है। भाणभट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध के राजा को राजलक्ष्मी से वंचित किया। जिससे पहले प्रभाकर वर्धन हरा चुका था, अब सिंध हर्ष का आश्रित राज्य हो गया, यानी कि वो हर्ष के आश्रित हो गया, उसके सहारे पड़ने वाला राज्य हो गया। जालंधर का उदित और प्रत्यक्षता पूर्वी मालवा का माधवगुप्त उसी के आश्रित थे, यानी कि उसी के सहारे जीवन यापन करने वाले थे वे। बाणभट्ट व ह्वेनसांग कश्मीर
वह नेपाल पर हर्ष के आधिपत्य की बात कहते हैं, अर्थात हर्ष ने उन पे भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कश्मीर के राजा को हर्ष ने बुद्ध के दान देने के लिए वादे किया तथा नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है और हर्ष के तुषार शैल अर्थात तुषार का मतलब होता है पाला, वैसे यहाँ बर्फ से संबंधित है, शैल का मतलब पहाड़। तुषार शैल अर्थात बर्फीले पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्र से कर वसूलने का भी उल्लेख मिलता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपको प्रश्न करना है फाहियान का भारत वर्णन, और दूसरा प्रश्न करना है हर्ष की विजय नीति और उसका साम्राज्य विस्तार। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।